हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। बीपीएससी एग्जाम के लिए सेक्शनल टेस्ट हम लोग देख रहे हैं। तीसरे टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 40 से बाकी है। शुरू करते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तथ्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे? पहला है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना, ये नहीं था उसमें। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाना था, तो ये उसमें शामिल नहीं था। दूसरा है भारत को एक संघ बनाने की परिकल्पना, ये शामिल थी उसमें। अवशिष्ट संघीय संघ में निहित किया जाना, ये गलत है। प्रांतों में निहित किया जाना था, तीसरा भी गलत है। चौथा है संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना, ये सही है। दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो बताना है कौन से इसमें शामिल नहीं थे। पहला और तीसरा शामिल नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1915 में की गई। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1925 में की गई। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ना तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अंग्रेजों की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से मुस्लिम सांप्रदायिकता संस्थागत रूप लेने लगी थी। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के तहत वर्ष 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ तथा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। अतः प्रश्नगत दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि वो दोनों को एक्सचेंज करना होगा तो सही होगा। हिंदू महासभा का गठन कब किया गया? 1915 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र संप्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। उपरोक्त कथन किसका था? आगा खां का ये कथन था। 1870 के दशक में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन मुस्लिमों को रूढ़िवादिता से मुक्त कर रहे आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन कालांतर में यह सांप्रदायिक गतिविधियों का केंद्र बना, जिसका परिणाम अंततः देश विभाजन तक गया। आगा खां का यह प्रसिद्ध कथन इसी तथ्य को संकेतित कर रहा है। कथन और कारण दिए गए, विचार करिए और विकल्प के आधार पर सही उत्तर बताइए। 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया, सही है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी, ये गलत है। कथन पहला सही है और कारण जो आर है वो गलत है। तो हमारा सही उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को काफ़ी तीव्र कर दिया। इसका सबसे प्रमुख कारण 1937 के प्रांतीय चुनाव में उसके द्वारा अत्यंत निराशाजनक प्रदर्शन करना था। मुस्लिम लीग ने अब मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया। ज्ञातव्य है कि 1930 के दशक में ही सर्वप्रथम एक मुस्लिम युवा चौधरी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। बाद में कवि इकबाल ने इसका और प्रचार किया। भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाने की घोषणा फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला भारतीय नेताओं द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया था। पदभार ग्रहण करने के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए उपरोक्त कथनों का कालक्रम किस प्रकार है। बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण कब होता है? बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण कब होता है? और बिल को सही स्वीकृति मिलना तथा अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना कब होता है? तो सबसे पहले इसमें होता है बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण, इसके बाद होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण, और लास्ट में शाही स्वीकृति मिलती है तथा अधिनियम के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना तथा उसके प्रारूप को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया तथा उसे वैधानिक रूप देने के लिए अग्रसर हुई। इसी के फलस्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने उस योजना के प्रारूप को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन का जो निम्न सदन है उसमें प्रस्तुत किया। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो उच्च सदन कहा जाता है ब्रिटेन का, उसमें प्रस्तुत किया। दोनों सदनों से जब यह विधेयक 18 जुलाई को पारित कर दिया गया, इसी दिन इसे शाही स्वीकृति भी प्राप्त हुई और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में परिणत हुआ। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है
लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुई, इसकी भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार किया। सही है। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। कारण भी सही है। तो उपरोक्त कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने के कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी की प्रशंसा में उनकी तुलना वन मैन बाउंड्री फोर्स से की थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करिए। 1945 में डैश में तथा 1947 में डैश में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। तो 1945 में कहाँ पे और 1947 में कहाँ? 1945 में हुआ उदयपुर में और 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हमारा उदयपुर और ग्वालियर। पहले उदयपुर बाद में ग्वालियर। वर्ष 1946-47 के दौरान राज्यों में विभिन्न जन आंदोलन उठ खड़े हुए, जिसमें लोगों ने अधिक राजनीतिक अधिकार तथा संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की। माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान की, जहां जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तानी संघ में। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला। ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर है। माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के फॉर्मूला से संबंधित है। इस फॉर्मूले में अनेकों ऐसे प्रावधान थे जिसके आधार पर देश का विभाजन किया जाना था। इसमें कुछ प्रावधान इस प्रकार थे। बंगाल को स्वतंत्रता प्रदान करने से मना कर दिया गया। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग अस्वीकृत कर दी गई। सिंध को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की गई कि अपना निर्णय अर्थात भारत संघ या पाकिस्तान संघ में सम्मिलित होने का निर्णय स्वयं ले। उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग में साथ रहना चाहते हैं, किस भाग के साथ। किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? कौन सा चार्टर एक्ट था? 1726 का चार्टर। 1726 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसीज में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, न कि भारत का। तो पहला ही हमारा गलत स्टेटमेंट। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, सही है। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित कर दिया गया। 6 वर्ष नहीं, 4 वर्ष निश्चित किया गया था, ये भी गलत है, तीसरा। और चौथा, 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया, ऐसा नहीं था। चौथा भी गलत है। तो केवल 2 जो है वो हमारा सही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। ये भी सही है, पहला भी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया आया था 1784। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया, ये गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 10 कमिश्नरों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी, ये भी गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, न कि बढ़ाकर 5। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 6 निर्धारित की गई थी, न कि 10। सूची 1, सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करें। चार्टर एक्ट 1793 माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया, सही है। दूसरे से मिलान होगा। चार्टर एक्ट 1833 विधायी और कार्यकारी कृत्यों को पृथकीकरण किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ABCD, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया? 1843 में।
1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से सन 1843 में किया गया। इसके पूर्व 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को निर्देशित किया गया कि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशकों में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई। सही है। कारण है कि इस दौरे में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसको स्थापित किया गया था। ये भी सही है। तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारा कथन और कारण दोनों सही है और कारण ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? 1860 से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 1860 ईस्वी से वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रणाली के विकास में वायसराय काउंसिल के वित्त सदस्य जो तत्कालीन ब्रिटिश संसद के भी सदस्य थे, जेम्स विल्सन का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि बजट पर सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं थी, परिषद को बजट पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। 1892 के अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को कुछ शर्तों के तहत बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भारतीय परिषद अधिनियम डैश के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दी गई। 1909 के आधार पर। डैश वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो कि कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 1909 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 1919 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया। सही है। इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। ये भी सही है। इसे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, मार्लेमेंटो नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार से नाम से जाना जाता है। तो तीसरा गलत है। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई। हाँ, ये सही है। 1, 2 और 4 सही है। तीसरा गलत है, मार्लेमेंटो नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो कौन कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 4। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। कथन और कारण पर विचार करिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर बताइए। कथन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना। सही है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था। सही है। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार करिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। बताना है कौन से कथन असत्य हैं, गलत बताना है। तो चूंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही दिए गए इसलिए ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत किया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण प्रभावित ब्रिटिश व्यापारियों ने 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर व्यापक विरोध किया। इस विरोध का परिणाम चार्टर एक्ट 1813 के रूप में निकलकर सामने आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया था। अंशतः इसलिए कि अभी भी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चार्टर एक्ट 1833 द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 में वो दोनों नहीं हुआ था, चूँकि अंशतः हुआ था, इसलिए वहाँ पर चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार उसमें लागू था, लेकिन 1833 वाले में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं को मताधिकार देने से संबंधित तथ्य वैश्विक स्तर पर अनेक संघर्षों का साक्षी रहा। आधुनिक यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद काफ़ी देर से प्राप्त हुआ।
भारत में भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन ही सही जैसे जैसे प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का विकास होने लगा, वैसे वैसे यह मुद्दा भी चर्चा का केंद्र बना। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक एक जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए उचित विकल्प के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 321 अनुच्छेद थे, 321, और कितनी अनुसूचियां थी? 10। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत हैं। अब इन घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम बताइए। इनका सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में? तो इसमें सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। इसके बाद राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में। फिर वेगल योजना 1945 में, और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में। तो हमारा सही क्रम है 42153, ऑप्शन सी। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से 3 का जो आयोग था, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? पुलिस सुधार से। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कुछ दूरगामी पुलिस सुधारों की सिफारिश की। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। इसमें से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन असत्य है, पहला ही कथन गलत है, क्योंकि ये कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा ये मांग उठाई गई थी। दूसरा है श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दिशाओं में जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग गठित किया गया। सही है। 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्योंकि भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा उठाई गई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? न्यूनतम 9 और अधिकतम 14। 9 से 14 के बीच के बच्चों को आयु निर्धारित की गई थी काम करने के लिए कारखाने में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, न्यूनतम 9 अधिकतम 14 वर्ष। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है भू राजस्व पद्धति और सूची 2 में है लागू किए जाने वाले क्षेत्र। इनका सही सुमेल करें। रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बॉम्बे तथा असम के कुछ भाग में, महलवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में, और अस्थायी बंदोबस्त बनारस एवं कर्नाटक का उत्तरी भाग में। 2, 3, 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है, 231। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा जिसे कहते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग। रैयतवाड़ी बंदोबस्त या पद्धति मद्रास में, बॉम्बे तथा असम के कुछ भाग में। महलवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब में। कथन एवं कारण दिया गया है, विचार करिए और विकल्प के आधार पर सही उत्तर बताइए। कथन है 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। सही है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण का सही कालानुक्रम को प्रकट करता है? इसमें पहले आता है व्यापारिक पूंजीवाद, इसके बाद आता है मुक्त व्यापार, और इसके बाद होता है वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मुख्यतः 3 चरण हैं। व्यापारिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 तक चला, मुक्त व्यापार का चरण 1813 से 1858 तक का, और वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1860 और उसके बाद। निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। ये गलत है। उन्हें विनियमित करना था, प्रतिबंध नहीं लगाना था। पहला ही गलत है। पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। हाँ, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट। केवल 2 हमारा सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में है समाचार पत्र, सूची 2 में है इसके प्रकाशक या संरक्षक। इनको सही सुमेल करना है।
हिंदू समाचार पत्र सुब्रमण्यम अय्यर। हिंदुस्तान जेपी वर्मा। इंडियन मिरर एन सेन। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है हमारा बी 3421। सही मिलान है। हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन मिरर एन सेन और हिंदुस्तान जेपी वर्मा। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ऑप्शन सी। चार्ल्स वुड डिस्पैच पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में ये 1843 से 53 तक कार्यरत थे। चार्ल्स वुड, उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। पहला था कि इसमें सरकार से यह कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। दूसरा है, इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। और तीसरा है, इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना जो 1937 में आई, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। बताना है सही है कि गलत है, तो पहला ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। सही है। इस योजना के तहत 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी। गलत है। इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ने की बात की गई थी, पढ़ाने की, जहां वह मातृभाषा नहीं थी। ये सही है। 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने अखिल भारतीय शिक्षा परीक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्धा गुजरात में किया। इसमें पारित प्रस्ताव के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, न कि अबुल कलाम आजाद के। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी। समिति की सिफारिशों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी। 7 से 16 नहीं, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा, लेकिन उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाई जाएगी जहां वह मातृभाषा नहीं है। किसी भी प्रकार की धार्मिक और नैतिक शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त तथ्यों की कसौटी पर केवल प्रश्न 2 और 4 ही सही है। 1 और 3 गलत था, क्योंकि वहाँ 16 वर्ष तक दिया गया था, यहाँ 7 से 14 वर्ष के लिए थी निःशुल्क शिक्षा। और दूसरी बात ये कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं की गई थी, वो की गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित की गई थी समिति। ब्रिटिशकालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोगों समितियों पर विचार करिए और उपरोक्त आयोगों या समितियों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है ये बताइए। सैडलर आयोग है, हार्टोग समिति है, हंटर आयोग है, वुड का डिस्पैच है, सार्जेंट योजना है। इसमें सबसे पहले आता है वुड का डिस्पैच 1854 में। इसके बाद आता है हंटर आयोग 1882-83 में। इसके बाद आता है सैडलर आयोग 1917-18 में। इसके बाद हार्टोग समिति 1929 में और सबसे लास्ट में सार्जेंट योजना 1944 में। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी 43125। वुड का डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882-83, सैडलर आयोग 1917-18, हार्टोग समिति 1929, सार्जेंट योजना 1944। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? बड़ौदा ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई, उसके प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? सचिव थे एनजी रंगा और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 81 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।